कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, कल अपना एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज कल लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर शाम को अपना कल का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में मेनली ये 6 फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर है आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, थर्ड फैक्टर है प्रेशर, फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर, फिफ्थ फैक्टर है कैटेलिस्ट और सिक्स्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहला फैक्टर जिसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? यू नो दैट इन ए केमिकल रिएक्शंस ऑल्ट बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। मतलब यहाँ पर जो ऑल्ट बॉन्ड है वो तो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है? तो मतलब साफ साफ से मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यह ब्रेक होने वाले बॉन्ड्स की नंबर जितनी कम होगी और ब्रेक होने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी हाई होगी। क्यों? टूटने वाले बॉन्ड्स की नंबर जितनी कम होगी वो उतना इजीली टूटेंगे और जितनी उनकी स्ट्रेंथ वीक होगी वो उतना इजीली ब्रेक होंगे। तो इसका मतलब क्या है? वहां रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अपन इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे आपने पहले एग्जांपल लिया, मीथेन का कंबशन कराया HH प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। क्लियर? ये हो गया। क्लियर? सेकंड क्या है? सेकंड आपने लिया C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन बॉन्ड से कंबशन करा दिया, क्या बनेगा? 2CO2 बनेगा। और थर्ड क्या है? 2N डबल बॉन्ड O प्लस O2 बराबर 2NO2। अब यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में से कौन फास्ट होगी और कौन स्लो होगी। ओके, तो यू नो दैट इन फर्स्ट रिएक्शन नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ पर एक बने। तो ट्रिपल बॉन्ड गिनने में तो एक ही टाइप का बॉन्ड है, केवल वन बॉन्ड गिनने में आएगा ट्रिपल बॉन्ड जैसा। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से बहुत हाई होती है, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड से हाई होती है। यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ ब्रेकिंग जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो ज्यादा है, यहाँ कम है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्लो होगी और रिएक्शन फास्ट होगी। तो सेकंड रिएक्शन फास्ट है देन फर्स्ट, बिकॉज नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स in second reaction are lesser than first। क्लियर? तो सेकंड रिएक्शन में कम है नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होने वाले देन फर्स्ट, सो सेकंड रिएक्शन बिकम फास्टर देन फर्स्ट। ओके, फिर यहाँ पे और देखेंगे अपन सेकंड और थर्ड की कंपेयर करें, सेकंड और थर्ड में से कौन फास्ट होगी रिएक्शन। तो आप यहाँ देखिए, सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और थर्ड में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देन स्ट्रेंथ किस बॉन्ड की हाई होती है? तो स्ट्रेंथ जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है बजाय डबल बॉन्ड के, और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है तो ये लेट टूटेगा और लेट टूटेगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी और रिएक्शन स्लो होगी। तो थर्ड रिएक्शन फास्टर है देन second, because in third reaction the NO bond strength is weaker than CO bond strength। क्या बोला मैंने? NO bond strength is weaker than CO bond strength। देख सकते हैं आप? कोई कंफ्यूजन? अब आप देखिए यहाँ पर अपन अगली बात करें, अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें
तो आपने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने यहाँ पर क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ी हुई है। तो यू नो दैट आपने वहां पे कहा था गुणवर्ग वागे या मास लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने कहा था the rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant। ये कहा था, मतलब जो rate of the reaction है, rate of reaction है वो directly proportional है to the concentration of reactants। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मीन ये है कि जब आप concentration of reactants को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रेट भी इंक्रीज होगी। क्लियर? अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अभी रेनी डेज चल रहे हैं, मौसम बरसात का चल रहा है, तो वहां क्वेश्चन आता है इन रेनी डेज द कॉस्ट रस्टिंग ऑन आयरन बिकम फास्टर। व्हाई? मतलब रेनी डेज में जो आयरन की रस्टिंग है वो फास्ट हो जाती है। क्यों? क्या कहा मैंने? In rainy days, the rusting on iron become faster. Why? तो आयरन पे रस्टिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। क्यों? उसको देखिएगा। तो आयरन पर रस्ट कब लगती है? जब ये आयरन एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। क्या कहा मैंने? जब ये आयरन एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर एक कंपाउंड बना लेता है Fe2O3.XH2O। इसे कहते हैं अपन रस्ट ऑन आयरन। क्या कहते हैं इसे? रस्ट ऑन आयरन कहते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है आपके रस्ट ऑन आयरन। क्लियर है? तो ये है अभी रस्ट ऑन आयरन। अब हम यहाँ देखें और देखें यहाँ पर, तो ये रस्ट ऑन आयरन हो गया। क्लियर? तो यहाँ अपन ने कहा रेनी डेज में फास्ट हो जाती है रिएक्शन। वाई? तो उसका रीजन है कि जब रेनी डेज आएंगे, इन रेनी डेज में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की अमाउंट बहुत हाई होती है और मॉइस्चर जो है वो हाई है और मॉइस्चर हाई है, देन कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज होगी ना भाई एटमॉस्फेयर में, और कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज होगी तो इस रिएक्शन के लिए मॉइस्चर क्या है? रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी। मींस रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो फास्ट हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? तो ये है रस्टिंग ऑन आयरन या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड, प्रेशर की। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो आपने क्लास 11th में लीस्ट कैटेलियस प्रिंसिपल जो पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें पढ़ चुके हैं। तो अपन यहाँ बात करें थर्ड, प्रेशर। यू नो दैट प्रेशर का इफेक्ट जो है वो सॉलिड रिएक्शन, मतलब उन रिएक्शन पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड यूज हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर वहां ज्यादा इफेक्ट डालता है जहां गैस यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? जहां पर गैसेज यूज हो रही है वहां पर ये ज्यादा प्रेशर डालता है। क्लियर है? क्या डालता है? वहां पर ये ज्यादा प्रेशर डालता है जहां पर गैस यूज हो रही है। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो गैसियस रिएक्शन पर ज्यादा पड़ेगा। किस पर ज्यादा पड़ेगा? गैसियस रिएक्शन पर ज्यादा पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात करें कि कैसे पड़ेगा, आप देखिए। जब हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन ऑलवेज लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की ओर जाएगी। क्लियर है? अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब प्रोडक्ट की ओर जा रही है, तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है, और रिएक्शन यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, मतलब रिएक्टेंट की ओर आ रही है, तो रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो रही है। अब आप देखिए, जैसे आपने यहाँ पहला एग्जांपल लिया N2G
प्लस 3H2G बराबर ट्वाइस ऑफ NH3G। इधर देखिए तो इधर कितने मोल्स है, 1 और 3 4 मोल्स हो गए रिएक्टेंट के, और यहाँ प्रोडक्ट में 2 मोल्स है। तो जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन किधर जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की हो जाएगी। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की हो जाएगी। और मैंने क्या बोला, जब भी रिएक्शन प्रोडक्ट की हो जाती है मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्लियर। अगला एग्जांपल लें अपन, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया PCl5 ले लिया और इसको अपन ने लिया PCl3G और प्लस Cl2G, ये ले लिया। ओके, और ये ले लिया। तो आप यहाँ देखें क्या आएगा, आपने कहा कि सर मैं अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो इधर गैसेस मोल 1 है और इधर गैसेस मोल 2 है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड कहाँ जा रही है, रिएक्टेंट की ओर। और जब रिएक्शन रिएक्टेंट की हो जाती है तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगी, मतलब ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और थर्ड एग्जांपल अपन ने लिया H2G प्लस I2G बराबर ट्वाइस ऑफ HIG। क्लियर, ये ले लिया और ये ले लिया। तो बेटा इधर भी 2 मोल है और इधर भी 2 मोल है, तो इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कह रहा मैंने, इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। क्या है, दोनों और नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो इस रिएक्शन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर बेटा। अब आप यहाँ देखिएगा, हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की जिसका नाम है टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर। क्लियर है ना, इफेक्ट तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जनरली जो लीकेज प्रिंसिपल है वो तो हम क्या कहता है वो देख लेते हैं, और फिर अगर ये चैप्टर में क्या कहना है वो देख लेते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यू नो दैट टेम्परेचर इफेक्ट करेगा तो रिएक्शन की नेचर पर डिपेंड करेगा। मान लो रिएक्शन एक तो एंडोथर्मिक हो सकती है, कैसी हो सकती है, एंडोथर्मिक, और एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है। ओके, तो एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ जो है वो हीट एब्सॉर्ब होती है। क्लियर। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि यहाँ जो है वो हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन की रेट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होगी, जबकि इस रिएक्शन की रेट टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ ये इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का। लेकिन अपन जनरली बात करें, ये तो अपन 11th में पढ़ लिया लीकेज प्रिंसिपल में, कोई दिक्कत है। क्लियर। अब देखें अपन यहाँ पर देखें कि क्या होता है। तो जनरली जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कॉलिजन इंक्रीज होंगे। क्यों, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मान लो आप ऐसे एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हो और अचानक आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए और आप भागने लग जाओ, आपकी स्पीड तेज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़े, तो क्या करेंगे, आपके जो कॉलिजन की रेट है, आपस में जो कोलाइड करेंगे आप, उन कॉलिजन की रेट फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, देन
रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। तो जैसे अब हम यहाँ बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या कहा मैंने, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वहां क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा। कॉलिजन जितने ज्यादा होंगे ऑल्ट बॉन्ड्स उतनी जल्दी ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना फास्ट होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगी। अब जनरली अपन बात करें कि जनरली जब मैं टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करता हूं, क्या कहा मैंने, जनरली जब मैं टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करता हूं तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो डबल हो जाती है। क्या कहा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। क्लियर है? और एक कुछ केसेस में ये ट्रिपल भी हो जाती है, लेकिन जनरली हमको डबल माननी है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं किसी रिएक्शन में टेम्परेचर गिवन है उस टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करता हूं तो वहां पर रिएक्शन की रेट जो है वो डबल हो जाएगी। यानी जानते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने यहाँ कहा कि के टी प्लस 10 अपॉन के टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 होती है। तो जनरली जो 2 होती है, कभी कभी 3 भी होती है। तो हमारे पास जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें तो 2 ही मानना है। क्या मानना है, हमें तो 2 मानना है। और इसे कहते हैं अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर? इसे अभी अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे। क्लियर? ये हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, the ratio of the rate constant at T plus 10 degree centigrade and T degree centigrade is known as temperature coefficient। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2 होती है। तो हमने क्या कहा था, किसी रिएक्शन में कि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी रेट जो है वो डबल हो जाती है। हमारा क्वेश्चन आता है, मान लो कि यहाँ एक क्वेश्चन है, at 373 Kelvin temperature, the rate of a reaction is small r, then find the rate of reaction at 453 Kelvin temperature। क्लियर? कितनी होगी? तो ये भी सर 453 में अपन ने बात करा, 453 माइनस 373 कितना हो गया, 0, और यहाँ हो गया कितना, 15 में से आ गया तो 8। 80 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ, 10 डिग्री पे 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो 80 डिग्री पर 16 टाइम होगा। नो, गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ऐसे एक साथ नहीं इंक्रीज करना। आपने कहा ये R है कितने पर, 373 केल्विन पर। तो R में कितने का इंक्रीमेंट करा है, 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करा है टेम्परेचर का, तो यहाँ R का 2R हो जाएगा। अभी कितना हो गया, 383 केल्विन हो गया। ओके, फिर आपने यहाँ पर फिर 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ इंक्रीमेंट करा ना भाई, और यहाँ इंक्रीमेंट करा तो 2R का डबल होगा, मतलब यहाँ ये 4R हो गया। फिर आपने यहाँ पे ले लिया, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ इसका डबल होगा, 8R हो गया, फिर 4R हो गया 393 पर, और ये हो गया 403 पर। फिर 8R में यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करा, फिर कितना हो गया, इसका डबल हो गया 16R हो गया, कितना हो गया 16R, कितने पर, 413 केल्विन पर। फिर 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करा, क्लियर, ये 32R हो गया, कितने पर,
423 केल्विन पर। फिर यहाँ पर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीमेंट करा, फिर यहाँ 64 आर हो गया कितने पर 433 केल्विन टेम्परेचर पर, इसका डबल होगा। अब यहाँ पे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करा प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ कितना हो गया, इसका डबल हो गया 128 आर हो गया, तो ये कितना हो गया 443 केल्विन हो गया। हमें कहाँ तक लेके आना, 453 में लेके आना है, प्लस 10 और कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 256 आर 453 केल्विन पर। मतलब अगर मैं रिएक्शन के टेम्परेचर को 373 केल्विन से 453 केल्विन तक कर दूं, तो रिएक्शन की जो रेट है वो 373 वाले रेट से 256 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। कितनी रहेगी, 256 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन नहीं है? तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ द डेल्टा T अपॉन 10, ये रख सकते हो, इतनी रेट हो जाएगी। मतलब क्लियर है, 2 की पावर कितनी, डेल्टा T इंटू 10, ये डेल्टा T क्या है, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर हो गया। जैसे हम यहाँ बात करें, अब करते हैं क्वेश्चन को, देखो है ना, अब अपन डायरेक्ट करें तो रेट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कौन सी, फाइनल, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू कितनी होगी 2 की पावर डेल्टा T अपॉन 10 और यहाँ पे आ जाएगा R, मतलब इनिशियल रेट क्या है, इनिशियल मतलब जो टेम्परेचर पे चालू करेगा उस टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिएगा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन अपन बात करें R फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर डेल्टा T अपॉन 10 इंटू R इनिशियल। ओके, अब यहाँ पे देखो डेल्टा T कितना है आपका 453 माइनस 373, दैट इज 80, और 80 है, देन यहाँ पे रख दें। R फाइनल कितना होगा, R फाइनल हो गया 2 की पावर 80 अपॉन 10 इंटू R इनिशियल। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर 80 बच गई, और 2 की पावर 80 का मतलब क्या है 4 भाई, 2 की पावर 1 में 2 हो गया, 2 में 4 हो गया, 3 में 8 हो गया, 4 में 16 हो गया, 5 में 32 हो गया, 6 में 64 हो गया, 7 में 128 हो गया, और 8 में 256 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 256 ऑफ R इनिशियल। ये आ गई आपके रेट ऑफ रिएक्शन। एनी कंफ्यूजन है क्या बेटा, नहीं है? तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा मेरे को, नहीं है? अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें तो इम्पोर्टेंट मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है और उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंट है। वैल्यू में क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो डबल हो जाती है, क्या और रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है। यानी कैसे? अब यहाँ पे हम बात करें फिफ्थ पॉइंट कैटलिस्ट की, किसकी बात करें, कैटलिस्ट की बात करें। तो कैटलिस्ट की बात करें तो आप यहाँ देखिएगा क्या होता है कैटलिस्ट में, वो देखिए। कैटलिस्ट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता लेकिन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट कहलाता है। क्लियर है? कैटलिस्ट उस व्यक्ति की तरह है जिसके बच्चों की शादियां तो नहीं होती लेकिन वो दूसरे के बच्चों की शादियों को की रेट को इंक्रीज करते। जैसे मान लो एक व्यक्ति, ये व्यक्ति एक्स मेरे साथ सीट पर बैठा हुआ है और मैं इसके साइड में बैठा हुआ, थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ पर ये 6 फीट का गैप। अब ये व्यक्ति मान लीजिए गंगापुर में अपनी बच्ची के लिए बच्चा देखने आता है, मतलब लड़का देखने आता है। अब मैं इसके साइड में पूछता हूँ कि भाई सर कहाँ जा रहे हो? इसने कहा कि सर मैं गंगापुर सिटी जा रहा हूँ। अब चूंकि मैं गंगापुर सिटी में रहने वाला हूँ, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, क्यों जा रहा हूँ? कि साल में मेरी बेटी के लिए बेटा देखने जा रहा हूँ, लड़का देखने जा रहा हूँ, और लड़का देखने जा रहा हूँ मैं किस कॉलोनी में जा रहा हूँ? तो
उसने कहा था गांधीनगर में जा रहा हूँ, तो ये तो मेरी कॉलोनी हो गई, ये तो मेरी कॉलोनी हो गई। नहीं भाई साहब गांधीनगर में तो मैं भी रहता हूँ, किसका बच्चा है आप बताइए। तो इन्होंने कहा फलाने सिंह का बच्चा है, और फलाने सिंह का बच्चा है। तो मैंने यहाँ पे कहा अरे आप आकाश की बात कर रहे हो, वो छोरा तो हीरा हीरा, शानदार छोरा, नंबर 1 करता है, आप बिल्कुल कोई देर करे बिना संबंध कर दीजिए, कोई शौक नहीं है, शानदार सैलरी है। तो भाई साहब इस व्यक्ति का माइंड हाईली पॉजिटिव हो गया, और जब ये हाईली पॉजिटिव हो गया तो अब ये व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, साहब मैं लड़का देख लिया, मैं साहब मेरी बहन को दिखाऊंगा, भाई को दिखाऊंगा, इनको दिखाऊंगा, ना वो डायरेक्ट यहाँ पे संबंध फाइनल कर दिया। क्यों? उसकी जो बीच में डाउट थे वो इस व्यक्ति ने क्लियर कर दिए। जबकि इस व्यक्ति के ना तो लड़के की शादी थी ना लड़की की शादी थी, लेकिन यहाँ जो ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति की लड़की की शादी की रेट इंक्रीज कर दी, और इंक्रीज कर दी तो ये व्यक्ति कहलाएगा कैटलिस्ट, कहलाएगा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट कहलाता है। अब कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कैसे करता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ले ली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ अपने रिएक्टेंट ले लिया, और ये आपने प्रोडक्ट ले लिया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना तो ये बेरियर पूरा पार करके जाना पड़ेगा। तो ये तो है विदाउट कैटलिस्ट, ये है, तो ये तो है विद आउट कैटलिस्ट। ओके, अब यहाँ पे अपन बात करें तो कैटलिस्ट जैसे डालेंगे तो कैटलिस्ट में यहाँ पर जो है वो अल्टरनेटिव पाथ जनरेट कर देगा, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी इसको इसने लो कर दिया, कम कर दिया, EAH। ये क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो पहाड़ की ऊंचाई थी वो छोटी हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट फटाफट फूट के जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये एनर्जी बेरियर को छोटा कर दिया कैटलिस्ट ने, और कैटलिस्ट ने छोटा कर दिया तो उस बेरियर को पार करने वाले कैटलिस्ट की नंबर इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्ट की नंबर भी इंक्रीज होगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और एक अल्टरनेटिव पाथ जनरेट करता है। क्या करता है? अल्टरनेटिव पाथ जनरेट करता है। जैसे मैंने कहा ना भाई छोरा भाई का हीरा है, हीरा, आप टेंशन मत लो, बहुत शानदार बच्चा है, तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी आ गई, फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आई थी उसकी वो कम होकर इतनी सी हो गई। क्लियर? और इतनी सी होकर ये रिएक्शन फटाक से हो गई। क्लियर है? तो ये था कैटलिस्ट। तो इस कैटलिस्ट को भी अपन बहुत बड़े रूप में पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, इसी चैप्टर में वो देखेंगे। अब आता है लास्ट 6th इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इसका इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या है वो देखेंगे अपन। तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिस पर रेडिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे आपने कहा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में फास्ट होता है, और एब्सेंस में स्लो होता है। ये इफेक्ट है। जैसे आपने ये रिएक्शन ली H2G प्लस Cl2G इक्वल्स टू ट्वाइस HCl। यदि इसे मैं डार्क में लेके करूंगा, इन डार्क मतलब अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। क्लियर? बट यहाँ पे यदि मैंने इस रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में ले लिया, H2 में सनलाइट की प्रेजेंस में ले लिया, तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगी, और इतनी फास्ट होगी कि यहाँ पर ये एक्सप्लोसिव हो जाएगी, मतलब एक्सप्लोडेड हो जाएगी, विस्फोट भी हो सकता है। क्लियर है? तो
ये इफेक्ट है रेडिएशन का। रेडिएशन की वजह से यहाँ पर एक्सप्लोर रेट हो रही है रिएक्शन और एब्सेंस में स्लोली हो रही है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की वजह से बहुत फास्ट हो रहा है और विदाउट सनलाइट वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। क्लियर? ये थे